इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम शुरू करेंगे एक नया चैप्टर, ज्योग्राफी का नया चैप्टर है। ये चैप्टर नंबर 4 है ये, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 है ये, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। ओके, ये चैप्टर बहुत ही एक तरह से ऐसा नॉलेजफुल चैप्टर है जो कि अर्थ के ऊपर आपके जो डिफरेंट टाइप के मिनरल्स पाए जाते हैं उनके बारे में नॉलेज इकट्ठी होगी आपकी इससे, और हमें ये पता लगेगा कि कौन से मिनरल हमारे इंडिया में पाए जाते हैं और उसकी क्या डिमांड है, किस तरह से उसको यूज़ किया जाता है, उसका क्या यूज़, कहाँ पर यूज़ है। आयरन एंड स्टील के बारे में बात करेंगे या बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ओके, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, इन सब के बारे में। ओके, तो देखिए ये जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 5, ठीक है, जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 5। ओके, तो चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, रिसोर्सेज, ठीक है। तो मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स का मतलब यहां पर क्या है, इसका क्या मतलब निकलता है। मिनरल का अर्थ सीधा, अगर हम सीधी लैंग्वेज में समझे तो इसको खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं? खनिज। ये देखिए खनिज मतलब कि हमने अर्थ के अंदर से माइनिंग करके इसे लेकर आए हैं। माइनिंग प्रोसेस से हमने खान खोदकर, खान वगैरह जो होती है उन खान से हमने खनिज निकाला, माइनिंग प्रोसेस से खान से खनिज निकाले गए। अर्थ के ऊपर बहुत सारी मिट्टी है, मिट्टी को रिमूव किया गया ऊपर से और साफ करके नीचे हमने उसमें खोदना, डिगिंग करना शुरू कर दिया, और जो मटेरियल हमें बाहर मिला वो हमारे लिए क्या है? मिनरल है। अब अगर उसमें आयरन ज्यादा निकला तो डेफिनेटली हम ये कहेंगे कि वो आयरन का मिनरल है। वो मिनरल जिससे आयरन हमें मिल रहा है वो मिनरल आयरन का है, और हम उसको एक नाम देंगे आयरन ओर। जो भी मटेरियल निकलेगा भाई, क्लीनिंग करने के बाद, उसकी मेल्टिंग करने के बाद जो भी मेटल हमें मिलेगी उसको नाम दे दिया जाएगा उसी मेटल का। आयरन ओर हो गया, एल्यूमिनियम ओर हो गया, एल्यूमिनियम ओर ज्यादातर बक्साइट होता है, ठीक है, या फिर कॉपर के लिए हो गया, या फिर ये कहें कि भाई कोल का मटेरियल आ गया बाहर आपके पास में, नॉन मेटेलिक है, तो ये सब, ठीक है। तो मिनरल का मतलब ये हुआ, ठीक है। इसकी एक डेफिनेशन भी है, मिनरल की अपनी एक डेफिनेशन होती है। ये क्या होता है मिनरल? ये देखिए, मिनरल की अपनी एक डेफिनेशन होती है। तो मिनरल क्या होता है? होमोजीनियस। मिनरल एक होमोजीनियस, ठीक है, होमोजीनियस नेचुरली, ठीक है, नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस होता है। नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस होता है, ठीक है, सब्सटेंस होता है जो अर्थ के अंदर अपने आप ही बनता है। अर्थ के अंदर ही अपने आप बनता है, इसको कोई बनाने वाला है नहीं। गॉड ने अर्थ के अंदर बहुत सारे मटेरियल अंदर छुपा रखे हैं। ये भगवान की ही माया है, कि भगवान का ही आशीर्वाद है कि बहुत सारी चीजें अंदर पड़ी हुई है। हमने 7th में पढ़ा भी था, आपको याद होगा, अर्थ इंटीरियर पढ़ा था हमने। अर्थ इंटीरियर से हमें यह पता लगता था कि भाई अर्थ के अंदर बहुत सारे मटेरियल पड़ा हुआ है। जैसे कि मैं एक बार एक एग्जांपल देता हूं आपको इसका कि क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था कि अर्थ के अंदर ये वाली लेयर, ऐसे वाली लेयर, ये जो है, ये देखिए, ये वाली लेयर हमने पढ़ी थी जिसको अर्थ क्रस्ट हमने कहा था। ऊपर वाली लेयर हमने अर्थ क्रस्ट पढ़ी थी, ये ऊपर, इसको हमने, ये देखिए आप ऊपर देख सकते हो, इतनी इतनी लेयर जो मैंने बनाई है ये अर्थ क्रस्ट है, ऐसे ऊपर बनाया हमने इसको, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, ऐसे एक पतली सी लेयर जो अर्थ के ऊपर एक, जो ये कहें कि भाई ऑरेंज के छिलके जैसी अर्थ क्रस्ट है। तो इसके अंदर अर्थ क्रस्ट, और उसके बाद अंदर वाली लेयर जो हमने देखी थी, ठीक है, वो वाली लेयर जिसको हमने दूसरा नाम दिया था, ये देखिए, ये अंदर वाली लेयर, इसको तो हमने कोर कहा था, इसको मेंटल कहा था, मेंटल लेयर, ठीक है, ये मेंटल लेयर, और ये क्या थी? क्रस्ट थी, ठीक, क्रस्ट।
यानी क्रस्ट का मतलब यहां पर पृथ्वी अर्थ के ऊपर की पट्टी और अंदर मतलब मेंटल लेयर और उसके अंदर मतलब कोर लेयर। तो इसमें अलग अलग टाइप के मटेरियल पहले हमने पढ़े थे, जैसे कि क्रस्ट के अंदर सिलिका बहुत मिलती है, सिलिका का मटेरियल बहुत मिलता है। तो सिलिका को हम SI से लिखते हैं, SI, ठीक है। सिलिका के अलावा यहां एल्यूमिनियम बहुत है, सिलिका और एल्यूमिनियम बहुत है यहां पे, ठीक है। अर्थ क्रस्ट के अंदर एल्यूमिनियम बहुत है। इस क्रस्ट के अंदर ऊपर वाली लेयर के अंदर, जो कि ज्यादा मोटाई पे नहीं है, बहुत ही पतली सी लेयर है। ओशियन सरफेस पे तो और भी कम हो जाती है, कुछ 5 किलोमीटर, और जो कॉन्टिनेंट सरफेस है वहां पर 35 किलोमीटर के लगभग हो जाती है। अर्थ क्रस्ट के बारे में कहूं तो ये 5 किलोमीटर से लेकर और 35 किलोमीटर की डेप्थ में है। और इस डेप्थ में बहुत सारी रॉक्स हैं, अर्थ क्रस्ट पे बहुत सारी रॉक्स हैं, और उन रॉक्स के अंदर ये सिलिका एल्यूमिनियम बहुत मिलता है। अर्थ क्रस्ट के ऊपर ये देखो, अर्थ क्रस्ट के ऊपर जिसकी जो चौड़ाई है, जिसकी मैंने बताई 5 से 35 किलोमीटर के बीच में, 5 किलोमीटर की डेप्थ, तो लगभग ये मान के चलो कि ओशन सरफेस के लगभग है, ओशन सरफेस पे। और जहां कॉन्टिनेंट है वहां पर 35 किलोमीटर की डेप्थ इसकी होती है। डेप्थ मतलब गहराई, ठीक है, ओके। तो यहां पर अलग अलग टाइप की रॉक्स मिलती हैं। यहां पर 3 टाइप की रॉक्स मिलती हैं अर्थ क्रस्ट पे, जैसे कि ये देखिए 3 टाइप की है। एक तो होती है इग्नियस रॉक्स, एक होती है मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है, और एक होती है सेडिमेंट्री रॉक्स। ये 3 टाइप की रॉक्स यहां पर पाई जाती है। तो ये 3 टाइप की रॉक्स होती है, जिसकी वजह से हमारे इंडिया में सभी पूरे अर्थ पे 3 टाइप की रॉक्स होती है। वहां थोड़ा बहुत मिनरल मिलता है। और क्या मिलता है ये मैंने बताया अभी, सिलिका मिलता है और एल्यूमिनियम मिलता है। सिलिका और एल्यूमिनियम इन रॉक्स में बहुत मिलता है, यानी कि अर्थ क्रस्ट के ऊपर सिलिका एल्यूमिनियम बहुत है, और वो ही हमारे लिए मिनरल है। वो ही हमारे लिए क्या है, मिनरल है। वही तो हमारे लिए मिनरल है, मेटेलिक मिनरल है। तो इसलिए अर्थ की इस लेयर को हम सियाल लेयर कह देते हैं, इकट्ठाई। ये कौन सी लेयर होती है अर्थ की, सियाल लेयर। ऊपर अर्थ क्रस्ट में सियाल मिलती है, हमने सियाल पढ़ा भी था पहले। ये वाला कौन सा लेसन था अर्थ का, ये उस समय 7th क्लास का था, ये टॉपिक 7th क्लास का टॉपिक था, जिसका नाम था अर्थ इंटीरियर। ये देखो, अर्थ इंटीरियर, ओके, अर्थ इंटीरियर। तो अर्थ इंटीरियर में हमने ये सब पढ़ा था, ओके, कि अर्थ क्रस्ट पे सिलिका और एल्यूमिनियम बहुत मिलते हैं। अच्छा, सिलिका मैग्नीशियम भी बहुत मिलते हैं, सिलिका और मैग्नीशियम भी बहुत मिलते हैं। ये देखो, मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम भी बहुत मिलते हैं, यानी कि Mg, ठीक है, ओके, Ma, मैग्नीशियम को Ma से लिखा जाता है। तो फिर जब सिलिका और मैग्नीशियम बहुत मिलते हैं यहां पे, सिलिका और मैग्नीशियम, तो इसका नाम फिर कलेक्टिवली क्या रख दिया जाता है, ठीक है, ये देखो, इसका नाम कलेक्टिवली फिर SIMA, साइमा, इसका नाम फिर साइमा रख दिया जाता है। मतलब कि सिलिका और मैग्नीशियम बहुत मिल रहे हैं कुछ पार्ट पे, और कुछ पार्ट पे सिलिका और जो है एल्यूमिनियम बहुत मिल रहा है। अगर ये चीजें ऐसे मिल रही हैं बारी बारी, तो डेफिनेटली इसको हम सियाल और साइमा लेयर कह सकते हैं, यानी कि अर्थ क्रस्ट के ऊपर ये सारा मेटेरियल मिल रहा है। और अगर आप माइनिंग करके, आप इसके अंदर माइनिंग करके, इसके अंदर खोद कर ये मटेरियल निकाल लेते हो, मेटल को पिघला लेते हो, तो डेफिनेटली आपके पास मिनरल है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि मिनरल अर्थ के अंदर एक होमोजीनियस नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस होता है, कि अर्थ के अंदर ये पड़ा हुआ है, इस फॉर्म में पड़ा हुआ है, और फिर ये जब बाहर आता है वोल्केनिक एक्टिविटी के थ्रू, तब इसको हम निकाल लेते हैं, तब इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। ओके, माइनिंग करके निकाल सकते हो आप, ड्रिलिंग करके निकाल सकते हो। आपने 8th में पढ़ा भी था कि माइनिंग, ड्रिलिंग और क्वेरिंग तो पत्थर को ऊपर ही पहाड़ पे तोड़ लिया जाता है, और माइनिंग थोड़ा सा डीप लेवल पे जेसीबी मशीनों से उसका निकाल लेते हैं उसको बाहर। और ड्रिलिंग, डीप ड्रिलिंग होती है, अर्थ के अंदर नीचे तक हम पेट्रोलियम वगैरह सब निकाल लेते हैं बाहर। ओके, तो डीप ड्रिलिंग कर सकते हैं, 3 प्रोसेस से बाहर आता है। मिनरल जितना भी होता है, मिनरल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, मिनरल का एक्सट्रैक्शन जो होता है, एक्सट्रैक्शन, ठीक है, वो 3 प्रोसेस से होता है। एक, आप माइनिंग कर सकते हो,
ठीक है, एक आप, ठीक है, ड्रिलिंग कर सकते हो, ड्रिलिंग कर सकते हो, और थर्ड आप क्वेरिंग कर सकते हो। ठीक है, क्वेरिंग कर सकते हो, क्वेरिंग कर सकते हो। 3 प्रकार के प्रोसेस होते हैं जिनसे हम मिनरल को बाहर निकाला जा सकता है, मिनरल का हम यूज कर सकते हैं। ये तीनों टाइप के प्रोसेस मिनरल को बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। ओके, एक बात क्लियर हो गई। अब दूसरी वाली जो लेयर है मेंटल लेयर, इसके अंदर भी इसी टाइप के सब्सटेंस पाए जाते हैं। मेंटल लेयर, इसके 2 पार्ट होते हैं, आउटर मेंटल ऊपर की तरफ और इनर मेंटल अंदर की तरफ, और इसके अंदर भी सिलिका, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम बहुत मिलते हैं। लेकिन अंदर के साइड में कोर वाली लेयर में निकिल और फेरस, निकिल और फेरस बहुत मिलते हैं अंदर वाली लेयर में, निकिल, ठीक है, निकिल और फेरस, फेरस बहुत मिलता है। इसलिए अंदर वाली लेयर जो कोर लेयर है उसको नीफे कहते हैं, नीफे, इसको नीफे कहते हैं, कोर लेयर को नीफे कह देते हैं। तो ये हमने 7th में ऑलरेडी पढ़ा था। और अर्थ के ऊपर से यहां मान लीजिए हम ये कहें कि ये सेंटर पॉइंट है, यहां से और अर्थ के अंदर तक आने तक, कोर तक आने तक बहुत ज्यादा गहराई में जाना पड़ता है। ये टोटल डेप्थ जो है, ठीक है, जिसको 6371 किलोमीटर के लगभग माना जाता है, यानी कि जो बीच की जो डेप्थ है कोर तक पहुंचने के लिए, वैसे तो कोई अंदर जा ही नहीं सकता क्योंकि अर्थ अंदर से बहुत गर्म है। अप्रोक्सीमेट 3000 डिग्री सेल्सियस, 3000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है अंदर का। ठीक है, ये अंदर की बीच की डेप्थ है। और अगर आर पार निकलना पड़े तो डबल करना पड़ता है, आपको पता ही है। अगर आर पार निकलना पड़े तो मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा, तभी आप आर पार निकल पाओगे। ये देखिए, आर पार निकलना पड़े तो डबल, आर पार निकलना पड़े तो डबल हो जाएगी इसकी लेंथ, ठीक है ना। तो अर्थ के अंदर जाना बड़ा मुश्किल है, मटेरियल बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है अंदर, सिलिका है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, निकिल है, फेरस है, और ये सारे मटेरियल अंदर पड़े हुए हैं। ये बाहर कब आते हैं? जब भी वोल्केनिक एक्टिविटी होती है। अर्थ क्रस्ट पे मान लीजिए यहां पर कोई वोल्केनो है, यहां पे कोई माउंटेन है, ये माउंटेन है यहां पे, और ये अंदर का मटेरियल आउटर कोर होते हुए यहां पर आता है पाइप, मैग्मा पाइप के थ्रू, और मैग्मा पाइप के थ्रू यहां पर फिर फट जाता है, ऐसे यहां पर फट जाता है, और फटने के बाद यहां नीचे इधर उधर फैल जाता है। इस माउंटेन पे इधर उधर ऐसे फैल जाएगा मान लीजिए ये, तो ये देखो, ये वोल्केनो आया, वोल्केनो एक्टिविटी आई, और वोल्केनो एक्टिविटी आने के बाद में फिर ये फैल जाएगा इधर उधर, और जब ये फैल जाएगा तो 3 टाइप की रॉक्स उस समय बनेगी। 2 तो बनती है मेनली, कौन सी बनती है? इग्नियस और मेटामॉर्फिक। 2 तो बनेगी, और इग्नियस मेटामॉर्फिक टूटने के बाद में फिर क्या बन जाएगी आपकी? सेडिमेंट्री। और हम इसी से मिनरल निकालते हैं। पता लग गया कि मिनरल क्या है, कहां से आया। यह भी हमें पता लग गया कि मिनरल क्या है और कहां से आया है। अर्थ के अंदर से वोल्केनिक एक्टिविटी के बाद में ये आया है। ओके, तो पहली पॉइंट क्लियर हमारा, मिनरल क्या होते हैं हमें पता लग गए। मिनरल नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस जो कि वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से बाहर आए, और हमने उनको 3 प्रोसेस से ले लिया, माइनिंग से ले लिया, ड्रिलिंग से ले लिया, क्वेरिंग से ले लिया, और फिर ये प्रोसेस करने के बाद क्या किया? उसको मेल्ट किया, और मेल्ट करने के बाद क्या किया? मेल्ट करने के बाद हमने उसको यूज कर लिया। मेल्ट करने के बाद शीट बना लिया हमने, शीट बना के उसको यूज कर लिया। मेल्टिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगी। इसके बाद जो भी मटेरियल निकला वो और मटेरियल होगा। और अगर आयरन निकला तो आयरन और हो सकता है। ओके, अगर एल्यूमिनियम निकला तो एल्यूमिनियम और हो सकता है। ठीक है, ये देखिए एल्यूमिनियम और हो सकता है। तो ये सब चीजें क्या होती है, फिर बाद में मेल्ट कर दी जाती है। मेल्टिंग प्रोसेस होता है। और मेल्टिंग प्रोसेस कहां पर होता है? मेल्टिंग प्रोसेस में ब्लास्ट फर्नेस में, यानी कि धमन भट्टियों में इसको मेल्ट किया जाता है। मेल्टिंग प्रोसेस वहां होता है, और उसके बाद में फिर जो है मेटल शीट तैयार कर ली जाती है। मेटल शीट तैयार कर लेते हैं, और फिर मेटल शीट से फिर मशीनरी वगैरह जो भी आप बनाना चाहो वो बन जाएगा। ये प्रोसेस होता है पूरा का पूरा। भाई आपने ड्रिलिंग प्रोसेस करके, क्वेरिंग करके मिनरल निकाल लिया। मिनरल को बाद में आपने जो आयरन और निकला है, एल्यूमिनियम, उसको मेल्ट कर लिया। मेल्टिंग प्रोसेस कहां होगा? ब्लास्ट फर्नेस में, दमन भट्टियों के थ्रू।
बॉयलर बनेंगे, उनके थ्रू आप उसको पिघला लोगे और लास्ट में क्या बन जाएगा, मेटल शीट तैयार हो जाएगी। और मेटल शीट से क्या बना लोगे आप, मशीनरी वगैरह कुछ भी बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो मिनरल का ये प्रोसेस होता है। ओके, अब बात आती है एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्स क्या होते हैं उनके बारे में देख लीजिए। ओके, तो एनर्जी रिसोर्स का मतलब है कि अर्थ के ऊपर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि एनर्जी रिसोर्स के रूप में आपके पास है। जैसे आप कोल की बात कर लो, कोल जब हम माइनिंग करते हैं और कोयला बाहर आता है, क्या आता है, कोयला बाहर आता है, तो कोयले से आप एनर्जी ले सकते हो। कोयले को जलाकर किसी भी मेटल को पिघलाया जा सकता है, किसी भी टाइप के ओर को, एल्यूमिनियम ओर को, आयरन ओर को आप पिघला सकते हो और पिघलाने के बाद में आप उसको यूज कर सकते हो। तो उस समय उसको पिघलाने के लिए जो एनर्जी का यूज हुआ वो एनर्जी रिसोर्स हो गया आपके लिए, है कि नहीं। जैसे मैं ये कहूं कि हमने बहुत सारी गाड़ियां बना ली, हमने कार, जीप वगैरह बहुत कुछ बना लिया हमने, और बहुत कुछ बनाने के बाद हमने क्या किया, पेट्रोल डीजल वगैरह उनके अंदर डालना शुरू कर दिया। तो अर्थ के अंदर जो पेट्रोल डीजल हम बाहर निकाल रहे हैं, अर्थ के अंदर जो ड्रिलिंग करके, क्योंकि पेट्रोल डीजल तो बिना ड्रिलिंग के तो बाहर ही नहीं आएगा, ड्रिलिंग करना पड़ेगा, तो उसको फिर हम गाड़ियों में साफ करके उसको गाड़ियों में यूज कर लेंगे, तो वो भी आपके लिए क्या बन जाएगा, एनर्जी रिसोर्स। पुराने जमाने में लकड़ियां फ्यूल के रूप में यूज की जाती थी, आज भी यूज करते हैं, बहुत सारे गांव के लोग हैं वो फ्यूल के रूप में लकड़ियों का यूज करते हैं, तो वो भी आपके लिए एनर्जी रिसोर्स होती है। जब हम एनर्जी रिसोर्स पढ़ेंगे तो दो टाइप की एनर्जी रिसोर्स होगी, एक होगी कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स और दूसरी होगी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स। कन्वेंशनल वो जो कि पुराने टाइम से लोग यूज करते आ रहे हैं, कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम, ये सब, एलपीजी गैस वगैरह सब। और जो नई कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल है, जो पुराने टाइम से यूज करते हो तो कन्वेंशनल है, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। कन्वेंशनल का मतलब पारंपरिक ऊर्जा स्रोत जो पहले से यूज करते आ रहे हैं, और अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आने के बाद जो यूज होने लगे वो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स है। नॉन कन्वेंशनल मतलब अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत, जैसे कि टाइडल एनर्जी, बिजली बना रहे हैं हम, समुद्र की ज्वारीय शक्ति से पानी डैम में इकट्ठा कर लिया और उससे हम एनर्जी, बिजली वगैरह बना रहे हैं, तो वो एक नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स है। उसके बाद जैसे मैं ये कहूं कि भाई आप लोग विंड एनर्जी, हवा की ताकत का यूज करके आप विंड मिल घुमाते हो और विंड मिल से काइनेटिक एनर्जी बनती है, और काइनेटिक एनर्जी से क्या कर लेते हो, बिजली बना लेते हो, तो वो भी एक नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स है। इसके अलावा बायोगैस, पहले लोगों को पता ही नहीं होता था कि गोबर गैस बनाई जा सकती है, बायोगैस बन सकती है, लोगों को ये नहीं पता था। तो अब पता लगने लगा, तो गैस चैम्बर बना के बायोगैस के मिनरल, वो जो मैन्योर वगैरह होता है, एनिमल मैन्योर, उसको एक टैंक में इकट्ठा करके मीथेन गैस बनाई जाती है, और मीथेन गैस से यूज करते हैं, बायोगैस पावर प्लांट लगा रखे हैं। तो ये नई टेक्नोलॉजी से जो एनर्जी बनने लगी है वो सारी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स है। और देखो जियोथर्मल एनर्जी, पहले किसी को भी नहीं पता था कि भाई अर्थ के अंदर से वोल्केनो बाहर आते हैं, उस वोल्केनो की हीट तो 1000 से ऊपर ही होती है, कम से कम 1000 डिग्री से ज्यादा ही होती है। तो उस वोल्केनो की हीट को, उस लावा की हीट को हम लोग यूज कर सकते हैं, उससे बॉयलर के अंदर स्टीम बनाई जा सकती है और स्टीम से बिजली बनाई जा सकती है। स्टीम से हम टरबाइन मूव कराएंगे और टरबाइन मूव करते जनरेटर चल जाएगा, और अगर जनरेटर चल गया तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। तो ये जियोथर्मल एनर्जी कितने टाइप की बताई मैंने, देखो मैंने बताया नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स, एक कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स। कन्वेंशनल में कोल, पेट्रोलियम, एलपीजी, लकड़ी, ये पहले से यूज करते आ रहे हैं। जो पहले से यूज आ रही है कोल, ठीक है, लकड़ियां, पेट्रोलियम, एलपीजी, ये सब हम पहले से यूज करते आ रहे हैं, तो ये एनर्जी रिसोर्स अलग हो गया, कन्वेंशनल। लेकिन जो अभी नई टेक्नोलॉजी से बायोगैस एनर्जी, सन एनर्जी यानी कि सोलर एनर्जी, वो अभी यूज कर रहे हैं, बायोगैस, सोलर, फिर टाइडल एनर्जी, समुद्र की शक्ति से समुद्र का पानी अंदर आता है तो टाइडल एनर्जी। उसके अलावा जियोथर्मल, अभी बता रहा था लावा से बनी, मैग्मा लावा से जियोथर्मल हो गया। जियोथर्मल के अलावा फिर जैसे मैं ये कहूं कि भाई विंड एनर्जी, अभी मैंने बताया था विंड एनर्जी, वो भी एक एनर्जी है, हवा की ताकत से बिजली बनाई गई है।
इसके अलावा एक और एनर्जी मैंने आपको बतानी है, और वो है जैसे मैं ये कहूं कि सोलर एनर्जी हो गया, टाइडल एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, और एक वो जिसको कहते हैं जिसको बोलते हैं एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक पावर, यूरेनियम थोरियम वगैरह का यूज करके हम लोग जो है उसका थोरियम का यूज करके यूरेनियम वगैरह का एक्टिवेट करा के न्यूक्लियर फ्यूजन, आपने कई बार पढ़े होंगे न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन, आपने देखा होगा कि ये सब रिएक्शन कराए जाते हैं और रिएक्शन से एनर्जी बनती है, और एनर्जी से क्या कर लेते हैं हम, हीट प्रोड्यूस होती है एनर्जी से, और हीट प्रोड्यूस होने के बाद स्टीम बनाई जा सकती है, और स्टीम से आप एटॉमिक पावर स्टेशन लगा सकते हो, बिजली बना सकते हो। तो ये होती है एनर्जी रिसोर्स, दो टाइप की, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। ठीक है बेटा, तो मिनरल के बारे में हमने देखा कि मिनरल कैसे बाहर आते हैं, और हमने ये भी देखा कि एनर्जी रिसोर्स कितने कितने टाइप के हो सकते हैं और कहां कहां उसका यूज होता है। ओके, अब बात करते हैं कि मिनरल्स जो है वो और क्या है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा और डिटेल देख लेते हैं। यहां तक समझ में आ गया कि ये सब कैसे बाहर आता है, वोल्केनिक एक्टिविटी से बाहर आता है। ओके, तो हमें समझ में आ गया ये। अब आगे देखिए, ओके बेटा, अब देखो, अब मेन चीज ये है कि मिनरल जो होते हैं वो हमें कितने टाइप के मिलते हैं, हमें कितने टाइप के मिनरल हो सकते हैं, उनके बारे में पहले बात कर लेते हैं, और उनकी स्पेशलिटी क्या है वो भी देख लेते हैं। तो टाइप ऑफ मिनरल्स, ठीक है, ये देखिए टाइप ऑफ मिनरल्स, टाइप ऑफ मिनरल्स, पहले ये देख लेते हैं टाइप ऑफ मिनरल्स। तो कितने टाइप के हो सकते हैं, तो मिनरल बेसिकली, ठीक है, बेसिकली 3 टाइप के हो सकते हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। हम इसको 3 मेन टाइप में बांट सकते हैं स्टडी के अकॉर्डिंग, हम स्टडी के अकॉर्डिंग 3 पार्ट में बांट सकते हैं। वैसे मेनली 2 पार्ट में बढ़ते हैं, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक, लेकिन एनर्जी मिनरल भी हम इसको बांट सकते हैं स्टडी के अकॉर्डिंग। ओके, तो सबसे पहले देखो नंबर 1 मेटेलिक मिनरल्स। ठीक है, मेटेलिक मिनरल्स, ये देखो मेटेलिक मिनरल्स। ठीक है, ये देखिए मेटेलिक मिनरल। दूसरा होता है नॉन मेटेलिक मिनरल्स, नॉन मेटेलिक मिनरल्स, ये देखो ये हो गया नॉन मेटेलिक मिनरल्स। ओके, और थर्ड होता है एनर्जी मिनरल्स, एनर्जी मिनरल्स, ये देखो एनर्जी मिनरल्स। तो ये 3 टाइप के हम स्टडी के अकॉर्डिंग इसको देख सकते हैं। अब मेटेलिक मिनरल क्या है, जिनमें मेटल पाई जाती है, जैसे कि जिसमें मेटल, ठीक है, फाउंड होती है, मेटल फाउंड, जिसके अंदर मेटल फाउंड होगी, हमें मेटल मिलेगी, वो मेटेलिक मिनरल है। जैसे कि नाम ले तो इसके 2 टाइप हो सकते हैं, यहां पे देखो इसके भी 2 टाइप हम कर सकते हैं, नंबर 1 और नंबर 2, जिसके अंदर मेटल पाई जाती है, मेटेलिक मिनरल। तो नंबर ए और नंबर बी, इसके 2 पार्ट कर सकते हैं। ए में होता है फेरस मिनरल, ए में होता है फेरस मिनरल, ये देखिए फेरस मिनरल, ओके, जिसमें लोहा पाया जाता है, फेरस मिनरल। और बी में होता है नॉन फेरस, ठीक है, नॉन फेरस मिनरल। और अभी हमने देखा था कि फेरस क्या है और नॉन फेरस। क्या आपने अभी कोर वाले पार्ट में नहीं पढ़ा था, हमने कोर वाले पार्ट में पढ़ा था कि फेरस मिनरल क्या होता है, नीफे, याद है, कोर वाले पार्ट में निकिल और फेरस मिल रहा था हमें। तो निकिल और फेरस मतलब लोहा और निकिल जो वहां मिल रहा था हमें, तो वो फेरस मेटल बाहर आती है वोल्केनिक एक्टिविटी से, तो उसका यूज हम कर लेते हैं। अब फेरस में जिसमें लोहा मिलेगा और नॉन फेरस जिसमें लोहा नहीं मिलेगा, भाई फेरस का मतलब लोहा होता है, वो नहीं मिलेगा उसके अंदर। किसमें नहीं मिलता, गोल्ड मिलता है फेरस, उसमें नहीं मिलता। तो जिसमें लोहा नहीं होता वो नॉन फेरस, जिसमें लोहा होता है वो फेरस। तो पहले फेरस देख लीजिए, फेरस कौन कौन से हैं। तो देखिए फेरस की बात करें, आयरन, आयरन और हो गया, ठीक है, वो फेरस है। मैंगनीज, मैंगानीज, ठीक है, मैंगनीज फेरस है। इसके अलावा निकिल, निकिल फेरस है, ओके, और कोबाल्ट, और कोबाल्ट फेरस है। ये चारों के चारों क्या है, फेरस मिनरल है।
ये चारों के चारों क्या है, फेरस मिनरल, इनके अंदर लोहा पाया जाता है। आप देखोगे कि निकिल और कोबाल्ट वगैरह, मैग्नीज, आयरन और इन सबको मिलाकर स्टील बनाया जा सकता है। निकिल ऐड कर लेते हैं, मैग्नीज ऐड कर लेते हैं, आयरन ऐड कर लेते हैं और स्टील बना लेते हैं। तो एक तरह से क्या हो गया, फेरस मिनरल जिनके अंदर लोहा। भाई मैग्नेटिक पावर भी तो होती है इनके अंदर मैग्नेटिक कैपेसिटी भी तो होती है, मैग्नेट बना सकते हैं ये लोग, ये वाला मैग्नेटिक पावर का होता है। ओके, उसके बाद देखिए नॉन फेरस। नॉन फेरस की बात करें तो कॉपर में फेरस नहीं होता। कॉपर के बाद में लीड, सीसा। ओके, इसके बाद में टीन के बाद में गोल्ड के अलावा कौन सा, प्लेटिनम, सिल्वर, ठीक है, सिल्वर और प्लैटिनम। ओके, ये सब मटेरियल क्या है आपका, नॉन फेरस है। कॉपर हो गया, लीड हो गया, टीन, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम सब नॉन फेरस है ना। इसमें लोहा बिल्कुल भी नहीं होता, उसमें लोहा भरा होता है और उनको मिक्स करके आप स्टील बना सकते हो। ओके बेटा, तो एक क्वालिटी तो ये हो गई। ओके, अब दूसरी जो क्लासिफिकेशन है उसको कहते हैं नॉन मेटेलिक। भाई जिनमें मेटल होता ही नहीं है, जैसे कि मैं ये कहूं कि माइका हो गया, साल्ट हो गया, नमक हो गया, पोटाश हो गया, पोटाश हो गया, सल्फर हो गया, सल्फर के अलावा, ठीक है, सल्फर हो गया, सल्फर के अलावा ग्रेनाइट हो गया, ग्रेनाइट के अलावा लाइमस्टोन ये हो गया, लाइमस्टोन के अलावा मार्बल स्टोन हो गया, मार्बल स्टोन के अलावा सैंडस्टोन हो गया। तो ये सारे मटेरियल आप देख पा रहे हैं, ये सब के सब क्या है, नॉन मेटेलिक है, इन मेटल होता ही नहीं है। माइका जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में यूज होती है, ग्रीन कलर की होती है, ब्लैक कलर की होती है, ब्राउन कलर की होती है, येलो कलर की होती है, कई कलर की होती है माइका, कई कलर की, ब्राउन भी होती है, ग्रीन भी होती है, ब्लैक भी होती है, येलो भी होती है, कई टाइप की होती है माइका। कहां यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में। बिजली के खंभों पर बिजली की वायर को होल्ड करने के लिए गोल गोल बनाई जाती है माइका। इंडिया में खूब निकलती है माइका, खूब निकलती है, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री खूब यूज करती है। ओके, क्योंकि ये हाई वोल्टेज की करंट वायर को के लिए रेजिस्टेंस है, मतलब कि करंट को झेलने की क्षमताएं इसके अंदर होती है, तो इसलिए इसका यूज करते हैं। ओके, उसके बाद देखो सॉल्ट हम खाने में यूज करते हैं, साल्ट का यूज खाने में होता है, ठीक है, जो कि रॉक सॉल्ट भी होता है और वैसा जो पानी को सुखाने के बाद भी सॉल्ट तैयार किया जाता है, तो वो सब हम यूज करते हैं। ओके, दूसरा पोटाश का यूज पटाखे वगैरह बनाने में होता है, नहीं समझे, दीपावली पटाखे आते हैं, पोटाश यूज करते हैं। सल्फर शुगर को साफ करने के लिए, शुगर केन होता है ना, फैक्ट्रियों में बनाते हैं, फैक्ट्रियों में शुगर केन को शुगर बनाते हैं, हाँ ठीक है। ओके, तो वो होता है, तो ये सल्फर डालकर शुगर केन को साफ कर लिया जाता है और वो साफ हो जाती है, व्हाइट हो जाती है। ग्रेनाइट की चट्टानों का यूज, ग्रेनाइट का पत्थर जो होता है वो घर में स्लैब वगैरह बनाने के लिए होता है। और लाइमस्टोन ये ताजमहल में खूब लगाया गया है, बस बेटा ताजमहल में खूब लगाया गया है। ओके, और उसके बाद मार्बल भी हम घरों में यूज करते हैं पत्थर के रूप में, और सैंडस्टोन ये भी खूब यूज करते हैं। और अब एक और टाइप देख लीजिए, एनर्जी रिसोर्स में कोल एनर्जी के लिए यूज होता है, पेट्रोलियम एनर्जी के लिए यूज होता है, और नेचुरल गैस यूज होती है, ठीक है। और उसके अलावा जिसमें सीएनजी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, कॉम्प्रेस नेचुरल गैस, ठीक है, नेचुरल गैस, और एलपीजी लिक्विफाइड, ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यूज की जाती है। तो देखिए इस तरह से लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस वगैरह यूज की जाती है। तो 3 टाइप की क्लासिफिकेशन ये मेनली हो जाती है, ठीक है बेटा। और सारे जितने भी मिनरल होते हैं उनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती है, अपने अपने कलर वगैरह से हम पहचानते हैं उनको, ठीक है। जैसे सारे मिनरल जितने भी है उनके कलर, मिनरल की प्रॉपर्टी,
मिनरल की प्रॉपर्टी जो होती है, प्रॉपर्टीज, ठीक है, वो अलग अलग होती है। जैसे कि हर मिनरल का अपना एक कलर होता है, ओके, हर मिनरल का एक डेंसिटी होती है, हर मिनरल की डेंसिटी होती है, हर एक मिनरल का हार्डनेस अलग अलग होता है, हार्डनेस, ओके, और हर एक मिनरल का लश्चर अलग अलग होता है, लश्चर अलग अलग होता है, हर एक मिनरल की क्रिस्टल फॉर्म अलग अलग होती है, ओके, और हर एक मिनरल का उसकी क्रिस्टल फॉर्म वगैरह सारे मिलाकर उसकी प्रॉपर्टी सबकी अलग अलग होती है। मैंने जितने भी आपको मिनरल यहां पर बताए वो सब की सब, कोल हो चाहे पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कुछ भी हो, उन सब की कलर, डेंसिटी, हार्डनेस, लस्टर सब अलग अलग होती है। चाहे वो नॉन मेटेलिक हो, चाहे मेटेलिक हो, चाहे फेरस मिनरल हो, आयरन वगैरह, मैग्नीज वगैरह, सबके कलर अलग, सबकी डेंसिटी अलग, सबके लस्टर, तार वगैरह खींचने की लचक वगैरह जो होती है वो, क्रिस्टल फॉर्म सबकी अलग अलग होती है। आप चाहे नॉन फेरस में देख लो, कॉपर, लीड, टीन, साल्ट और पेट्रोलियम, सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती है। जितने भी मिनरल्स होते हैं सबकी अपनी केमिकल प्रॉपर्टी, सबका अपना एक लस्टर, सब कुछ क्लियर होता है, ओके। तो आज हमने इसका इंट्रोडक्टरी लेसन हमने स्टार्ट किया है, मतलब इंट्रोडक्शन टाइप में मिनरल क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और एनर्जी रिसोर्स कितने टाइप की होती है, वो हमने इसका पार्ट 1 यानी कि इंट्रोडक्शन टाइप का हमने पार्ट 1 तैयार किया है। नेक्स्ट टाइम और डिटेल से पढ़ेंगे, नॉन फेरस भी, फेरस, नॉन फेरस, एनर्जी और ये सब डिटेल से पढ़ेंगे, ओके बेटा। तो आज इतना ही, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स का फर्स्ट पार्ट, ओके, बाय, थैंक यू।